आईआईटी के लिए पढ़ो चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, बट बात हो जब रेलेवेंट मॉक टेस्ट की, select Mathongo for the win. The most result producing JEE main test series with most 99 plus percentilers. Mathongo बोले तो the choice of toppers. Join the test series now. Hello JES friends, a very warm welcome. I hope all of you guys are doing really well. So the schedule for this particular week is out. In chemistry, for the first 3 days, we guys are going to do very important chapter, that is the DNF block. And इससे भर के सवाल आ रहे हैं जब से P block की weightage has reduced. We are expecting कि भैया जो P block में 2 सवाल बनते थे, तो अब कहीं ना कहीं 2 सवाल शायद किसी ना किसी शिफ्ट में DNF से बन जाएंगे, जिसकी कॉम्बिनेशन के साथ कई बार कोऑर्डिनेशन से भी क्वेश्चंस बनते हैं. So we again, as usual stuff, will be doing 3 videos for DNF, and Paras sir is going to tell you that how DNF can be done with the simplest of the tricks and the simple of the simplest NCERT, right? तो वो हम कहीं ना कहीं कंबाइन करके आपको दिखाएंगे कि कैसे पॉसिबल है. प्लीज वीडियो को ढंग से देखिएगा. एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर द PDF slides of this particular lecture, you just have to go to the link in the description box. There is Mathongo courses app, and you can log into that particular course, which is completely free of course. You don't have to pay anything for it. Also, you will get PYQs for practice. Now, if you are willing that you would like to improve your score on the final day, bachcho, we guys have always been repeating that it is very imperative to write mock test. Mock test नहीं लिखोगे तो score improve नहीं होगा. Please mock test लिखेगा, दीजिए उसे. आपको अगर मॉक टेस्ट पे भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि जहां से भी आप दे रहे हैं, तो आप क्विजर की मैथोंगो की टेस्ट सीरीज को फॉलो कर सकते हैं. बट कहीं से भी दें, टारगेट है टेस्ट देना शुरू करिए, नहीं तो फायदा नहीं होगा. ठीक है, ले चलिए पारस सर के पास चलते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड एट DNF. एंड वी विल बी हैविंग 3 वीडियोस 2024, 23, 22. और एक चीज जाने से पहले यार कमेंट करके बताओ तो सही, कैसा लग रहा है PYQ सीरीज? क्या डिफरेंट फील हो रहा है आप लोगों को? इतनी मेहनत चल रही है, हमें लग रहा है हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट रिस्पांस देख के कई बार डाउट होता है कि हम ही तो मेहनत नहीं कर रहे हैं. हम देखो, हमें मेहनत करने में दिक्कत नहीं है, मेहनत वो चीज ही करना चाहते हैं विच इज यूजेबल एट योर एंड, विच यू ऑल्सो फाइंड प्रोडक्टिव. वी आर रेडी टू वर्क हार्ड फॉर इट. बट इफ इट इज नॉट प्रोडक्टिव and only one person is working, it is not beneficial. So do let us know in the comment section how you love it, what you learn from it, what you do not like, whatever it is. Fill the comment section and hit that like button. Over to Paras sir. Hi everyone, welcome back once again. तो चलिए कंटिन्यू करते हैं जर्नी ऑफ PYQ सीरीज. आज DNF ब्लॉक के क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं 2024 के टॉपिक PYQ. अब आपको एक चीज जान के सुन के बहुत खुशी होगी कि सिर्फ यही सीरीज फॉलो करके आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन समझ पाओगे जिनके आज तक आपने आंसर तो रटे हुए थे, पर उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन शायद आपको समझ नहीं आया. ठीक है, एंड सोर्स ऑफ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली कहाँ से आया हुआ है वो हम ट्रैक कर लेंगे. और इन क्वेश्चन के करने के साथ साथ हम इतनी एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ेंगे, आपकी एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ थ्योरी भी रिवाइज हो जाएगी. जिनको ये लग रहा है कि सर मुझे चैप्टर रिवाइज करना है, कैसे करूँ, ये सेशन देख लो, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, साथ साथ में थ्योरी का डिस्कशन भी हो जाएगा. उससे बेटर क्या हो सकता है? और कमेंट में बाद में बताना भी आपको ये सेशन कैसे लगे. ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखें. कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो अपनी एलिमेंटल फॉर्म के अलावा सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? 30 सेकेंड्स है, लाइव चैट में आंसर दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है, आसान क्वेश्चन. देखिए बच्चे, कोबाल्ट की बात करें, कोबाल्ट आपको पता है एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, टाइटेनियम भी, निकल भी, पर स्कैंडियम ऐसा है जो सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है अपार्ट फ्रॉम 0, दैट इज +3. तो ये क्वेश्चन आप बोल सकते हैं कि NCERT के टेबल 8.3 से डायरेक्टली आया हुआ है. अब जनरली कई बार बच्चों को ये भी लगता है कि सर निकल की तो हमने जनरली क्या पढ़ते हैं आप, निकल 2 पॉजिटिव में आपने मोस्टली कॉम्प्लेक्स पढ़े हैं, बट दैट डजंट मीन कि निकल बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता. +3 भी करता है, +4 भी करता है, बट दे आर लेस फ्रीक्वेंट. उतने इजीली आपको नॉर्मली नहीं मिलते निकल के हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कॉम्प्लेक्सेस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Electronic configuration of copper 2 positive is 3d9, yes, whereas that of copper 1 is 3d10. Which of the following is correct? चलिए बताइए. ये भी 30 सेकंड में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है और आपको ये भी गैस करना है कि इसका सोर्स क्या है, कहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है, अब कई बार ये भी लगता है कि सर कॉपर 1 में 3d10 है, एग्जैक्टली फिल्ड डी सबशेल है, विल दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू द स्टेबिलिटी? लगता है कि होना चाहिए बट एक्चुअली होता नहीं है. कॉपर 2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल. और क्यों होता है, चलिए आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं. तो ये भी डायरेक्टली बच्चों आप NCERT में पढ़ेंगे, और ये इस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक बार नहीं, आप 2023 में देखेंगे, वहां पर आपको उसका क्वेश्चन मिलेगा. उससे पहले
भी इस एग्जैक्ट टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आए हैं, तो इट्स अ वेरी फेवरेट टॉपिक है ये काफी। ठीक है, देखो एनसीईआरटी में लिखा है हाउएवर मेनी कॉपर 1 कंपाउंड्स आर अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन एंड अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन। तो कॉपर 1 पॉजिटिव आयन क्या है, दे डिसप्रोपोर्शनेट, किसमें, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मतलब वो अगर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो मोस्टली वो कॉपर 2 पॉजिटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब रीजन दिया है, क्योंकि आपको लगेगा कि सर D10 तो फुल्ली स्टेबल होना चाहिए था, है ना, फुल्ली फिल्ड है। पर देखिए स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस रादर देन कॉपर 1 पॉजिटिव एक्वस इज ड्यू टू द मच मोर नेगेटिव डेल्टा एच हाइड्रेशन। ये कॉपर 2 पॉजिटिव की हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, वो ओवरऑल उस आयन की फॉर्मेशन को सपोर्ट करती है, फेवर करती है। ठीक है, क्लियर है ये। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये सेकंड जो पैराग्राफ नीचे आपको लिखा हुआ है, ये असर्शन रीजन की फॉर्म में आई थिंक ऑलरेडी पूछा जा चुका है। असर्शन आपको दे दिया कि कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस इज मच मोर स्टेबल देन कॉपर 1 पॉजिटिव एक्वस। रीजन दे दिया, it is because of the much more negative delta H hydration of copper 2 positive than copper 1 positive which more than compensates for the second ionization enthalpy। ठीक है, अब देखो इसमें की वेरिएशन क्या कर सकता हूं मैं, इस स्टेटमेंट में सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की जगह फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी लिख दूं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, मोर देन कंपनसेट की जगह लेस देन कंपनसेट, है ना, कैन नॉट कंपनसेट लिख दूं, राइट। तो ये असर्शन रीजन में भी एक क्वेश्चन ऑलरेडी बनता है, पहले पूछा जा चुका है ये, तो हमें ये पता है कि कॉपर 2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल। अब बताओ कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फिर भी डू यू थिंक एनीथिंग कुड हैव बीन लाइक थोड़ा और बेटर हो सकता था स्टेटमेंट को। यहां पर ये स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर 1 कॉपर 2 जो है ना, ये एक्वस लिखना जरूरी था। वो मुझे लगता है कि एनटी अगर इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देती तो दिस कुड हैव बीन इवन बेटर, है ना। एक्वस तो मेंशन कर दो, क्योंकि हमें कैसे पता कि आप एक्वस की बात कर रहे हो, क्योंकि ये सारी एक्सप्लेनेशन तभी एप्लीकेबल होगी जब आप एक्वस मीडियम की बात करेंगे, तभी तो हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात होगी। अगर मैं यही मैं गैसेस मीडियम में देखूंगा तब तो हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात हो नहीं सकती। तो वन हैज टू स्पेसिफाई ना कि एक्वस मीडियम के लिए बात हो रही है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो होनी चाहिए मेंशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चूज द करेक्ट ऑप्शन हैविंग ऑल द एलिमेंट्स विद द D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व हम कर ही लेंगे, बट इसके अलावा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कहाँ कहाँ एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, कहाँ पे D10 आ रहा है ना, और F ब्लॉक में कहाँ पे F0 है, F7 है, F14 है, ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है इनको हमेशा याद रखना है। और D एंड F ब्लॉक में मतलब खास करके लेंथेनाइड एक्टिनोइड में आयंस की कॉन्फ़िगरेशन भी पूछी जाती है, कौन सा आयन एग्जैक्टली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में है, कौन सा आयन डायमैग्नेटिक है, उस तरह का तो पढ़ेंगे हम, उसको भी पढ़ेंगे आगे। देखो यहाँ अगर हम क्रोमियम की बात करें D10 तो बेचारा ये नहीं है, आयरन भी D10 नहीं होता। हाँ कॉपर, ठीक है, ऑल द एलिमेंट विद D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। कॉपर आपका क्या है, D10 होता है, जिंक आपका D10 होता है, कैडमियम आपका D10 होता है ना, जिंक कैडमियम मरकरी सेम ग्रुप के मेंबर है, तो D10 और सिल्वर कॉपर के एग्जैक्टली नीचे है। तो जैसे कॉपर में S1D10 होता है, सिल्वर में भी S1D10 होता है। ठीक है, तो ये तो आई थिंक काफी आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट वन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 1 मिनट का समय इसके लिए। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस, ओके, NiS plus HNO3 plus HCl gives you A plus NO plus S plus H2O, और ये जो A है वो NH4OH plus डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम DMG के साथ रिएक्शन करके कुछ बना रहा है। तो आपको इमीडिएटली माइंड में आना चाहिए सर निकल 2 पॉजिटिव है, DMG है, दैट मीन्स निकल का DMG के साथ कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट डू नॉट इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द प्रोडक्ट B इज। ठीक है, देखो अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका कहां से आया, दिस इज फ्रॉम NCERT लैब मैनुअल। ठीक है, यूनिट नंबर 7, टेस्ट फॉर निकल आयन, निकल 2 पॉजिटिव के लिए। ठीक है, 3 NiS plus HNO3 plus HCl gives you NaCl2 plus NO plus सल्फर। तो जो A लिखा है वहां पे इक्वेशन में वो निकल क्लोराइड है, और ये निकल क्लोराइड जब NH4OH plus DMG के साथ कंबाइन करता है, ठीक है, तो आपके पास ये कॉम्प्लेक्स आता है ब्रिलियंट रेड प्रेसिपिटेट। तो इसका ना आप एक बार ड्रॉ कर लोगे स्ट्रक्चर तो आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। देख के लगता तो है कि हमें याद हुआ, बट अगर मैं आपको बोलूं कि अच्छा अभी, ठीक है, स्क्रीन को हटा दो सामने से और ड्रॉ करिए स्ट्रक्चर को, आप में से कितने बच्चे जो सही ड्रॉ कर पाएंगे, काफी नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने खुद से ड्रॉ नहीं किया होगा ना ये, तो आप बस इस धोखे में रहोगे कि हमें पता है, और ऑन द स्पॉट पूछ लेगा एग्जामिनर कि बेटा कीलेट कॉम्प्लेक्स में कितने मेंबर रिंग बन रहा है। तो देखो कीलेट कॉम्प्लेक्स में रिंग कैसा बन रहा है, 1 2 3 4 5, और जबकि जो H बॉन्डिंग वाला रिंग है वो कितना है, वो 6 मेंबर रिंग है। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स आपका B बना,
अब ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट डू नॉट इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो आप बता सकते हो ना यार कौन कौन है। देखो 3 ये हैं, 3 ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, ये वाला H इन्वॉल्व हो रहा है, ये वाला H इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो डिफिकल्ट तो नहीं था, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। और ये पर्टिकुलर टॉपिक इतना फेवरेट रहा है कि इसके ऊपर भांति भांति के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, बहुत टाइप के क्वेश्चन आए हुए, तो इसकी एक एक लाइन तक पढ़ना। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये पूछ ले कि निकल का कोई कंपाउंड था, ठीक है, वो इस तरह से रिएक्शन कर रहा है HNO3 प्लस HCl के साथ, उसको ट्रीट किया तो फर्दर एक येलो कलर का कंपाउंड बनेगा, वो कंपाउंड क्या है, वो सल्फर हो सकता है। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको रिएक्शन भी याद रखनी है, इनकी स्टोइकियोमेट्री तक याद रखनी है। स्टोइकियोमेट्री पे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, डायमैग्नेटिक लेंथेनाइड आयंस, अभी बात कर ही रहा था मैं इसकी। ठीक है, तो पूछ लिया डायमैग्नेटिक लेंथेनाइड आयंस कौन कौन है, कैसे याद आएगा, पढ़ा होगा तभी याद आएगा। तो कहाँ लिखा हुआ है ये, दिस इज डायरेक्टली अगेन गिवन इन एनसीईआरटी, 2 जगहों पे है। एक तो पूरा टेबल दिया हुआ एनसीईआरटी ने, ठीक है, ये पूरा टेबल है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का 8.9। यहाँ पर आप देखो न्यूट्रल में एग्जैक्टली उनकी कन्फिग्रेशन दे रखी है, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव और इवन 4 पॉजिटिव। ठीक है, इनमें की उनकी कन्फिग्रेशन दे रखी है। तो हमें क्या पूछा है, डायमैग्नेटिक, तो डायमैग्नेटिक वही होंगे जिसमें F या तो 0 होगा या 14 होगा। तो यहाँ पर अगर मैं डायमैग्नेटिक देखूं तो आप इसको याद भी कर सकते हो, यहाँ पर D1 है, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम न्यूट्रल फॉर्म में देखें तो न्यूट्रल फॉर्म में टर्बियम आ गया एक, ठीक है, इसके पीछे सभी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर आप 2 पॉजिटिव में देख लो, 3 पॉजिटिव में देख लो, 4 पॉजिटिव में देख लो, तो कर लेना इसको। जैसे 4 पॉजिटिव में देखो ये F0 वाला है, तो 4 पॉजिटिव में सीरियम आ जाएगा। ठीक है, सीरियम 4 पॉजिटिव भी डायमैग्नेटिक होगा। अब यही चीज ऐसा नहीं कि पैराग्राफ में भी लिखी है साथ में, ध्यान दें यहाँ पे, द लेंथेनाइड आयंस अदर देन टाइप F0 और F0 टाइप कौन से हैं, लेंथेनम 3 पॉजिटिव, सीरियम 4 पॉजिटिव, लेंथेनम 3 पॉजिटिव, सीरियम 4 पॉजिटिव। तो कोई बच्चा बोले कि सर ये टेबल से क्वेश्चन आया है, टेबल में तो बहुत सारी चीजें हैं, कितने याद रखेंगे, ये इस लाइन से क्वेश्चन आया है। ठीक है, F0 टाइप कौन से हैं, ये हैं, एंड F14 टाइप भी दिए हैं यहाँ पे, टर्बियम 2 पॉजिटिव एंड ल्यूटिशियम 3 पॉजिटिव आर ऑल पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अदर देन दीज, मतलब ये डायमैग्नेटिक है। तो आप लिख लो, नोट्स में ऐड कर लो, डायमैग्नेटिक लेंथेनाइड आयंस कौन कौन से होंगे, ये लिख लो, ये 4। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी। ये भाई साहब को क्या हुआ, ओके, मुझे लगा मैंने रूट गया है। देखिए, द स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ द आयन अमंग टाइटेनियम 2 पॉजिटिव, वैनेडियम 2 पॉजिटिव, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव एंड क्रोमियम 2 पॉजिटिव दैट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द एक्वा सॉल्यूशन इज। आसान क्वेश्चन है, अगेन डायरेक्टली एनसीईआरटी से है। ठीक है, थोड़ी सी झलक आपको मिली गई थी। अब इसमें सोचिए, हम अगर समझे क्वेश्चन को कि बेटा इन चारों में से कौन सा आयन है जो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, तो ऑक्सीडाइजिंग दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा, खुद रिड्यूस होगा तो खुद लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहेगा। टाइटेनियम 2 पॉजिटिव से लोअर में जाना चाहेगा क्या, देखते हैं, वेनेडियम का 2 पॉजिटिव से लोअर में जाना चाहेगा, क्या कोबाल्ट 3 पॉजिटिव से लोअर में जाना चाहेगा। अच्छा ये बताओ, कोबाल्ट के लिए ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, 2 पॉजिटिव या 3 पॉजिटिव, सोचो। जैसे आयरन की अगर मैं बात करूं तो आयरन के लिए ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, 2 पॉजिटिव, कोबाल्ट के लिए 2 पॉजिटिव, निकल के लिए 2 पॉजिटिव। ठीक है, एंड क्रोमियम 2 पॉजिटिव, क्रोमियम के लिए 3 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है। तो क्रोमियम बोलेगा भाई साहब मुझे नहीं होना है रिड्यूस, मेरे को तो उल्टा ऑक्सीडाइज होना है, तो क्रोमियम 2 पॉजिटिव में रिड्यूसिंग एजेंट है, खुद ऑक्सीडाइज होकर वो 3 पॉजिटिव में जाना चाहता है, तो ये भाई साहब तो ऑप्शन नहीं हो सकते। अब देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन हमें कहां से मिलता है, एन एग्जामिनेशन ऑफ द A0 वैल्यूज फॉर द redox couple M3 positive to 2 positive table 8.2 shows that Mn3 positive and cobalt 3 positive are the strongest oxidizing agents in aqueous solution। आ गया डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ, Mn3 पॉजिटिव और कोबाल्ट 3 पॉजिटिव आर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। आगे कहानी, और अगली लाइन में ये भी लिखा है टाइटेनियम 2 पॉजिटिव, वैनेडियम 2 पॉजिटिव, क्रोमियम 2 पॉजिटिव आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो ये हो गया ना मेंशन, यहीं पे सॉल्व होगी कहानी इसकी। उसके बाद देखो एग्जांपल 8.6 सॉल्ट एग्जांपल, सॉल्ट एग्जांपल में यहाँ पे वैल्यूज भी आप देख रहे हो, टाइटेनियम का देख लो, अच्छा टाइटेनियम का तो नहीं दिया है, वैनेडियम का दिया है, 2 पॉजिटिव से 1 जाने का नेगेटिव है, तो इससे भी आपको काफ़ी चीज़ें पता लग जाएंगी।
ठीक है, डन। तो एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी हमेशा हमेशा करने हैं। उसके बाद जो अनसॉल्व्ड इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं वो भी करने हैं। अगर आप सिर्फ यही कर लो, पीवाईक्यू कर लो, एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल कर लो, इन टेक्स्ट क्वेश्चन कर लो, देखो आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व नहीं होते। दिस इज वेरी गुड चांस कि जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आप उसको सॉल्व कर पाओगे, अनलेस एंटिल इट इज बियॉन्ड एनसीईआरटी, जो कि 2-3 ही क्वेश्चन होते हैं, वो रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन होते हैं, तो उनकी चिंता उनको करनी है। तो टॉप 1000 में, टॉप 500 में उस तरह का रैंक लेने की उम्मीद कर रहे हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, आयरन 3 कैटलाइजेस द रिएक्शन बिटवीन आयोडाइड एंड परसल्फेट आयन इन विच, बताइए क्या क्या होता है, कौन किसको ऑक्सीडाइज करता है, कौन रिड्यूस होता है, ये आपको बताना है। अब ये आई थिंक आपके माइंड में इमीडिएटली आ गया होगा, आ गया, कहाँ से आया क्वेश्चन, तो बताइए आंसर क्या होगा इसका। ये भी डायरेक्टली हमारा एनसीईआरटी से ही है, एनसीईआरटी 8.3.12 कैटालिटिक प्रॉपर्टी। और कैटालिटिक प्रॉपर्टी में देखिए आयरन 3 कैटलाइजेस द रिएक्शन बिटवीन आयोडाइड एंड परसल्फेट आयंस, ये ओवरऑल रिएक्शन है। और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि ओवरऑल रिएक्शन में तो Fe3 पॉजिटिव कहीं पर नहीं है, क्योंकि Fe3 पॉजिटिव इज द कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट पूरे रिएक्शन में कंज्यूम तो नहीं होता, अनरिएक्टेड वो बाहर निकल जाता है, राइट। कंज्यूम हो जाएगा तो फिर जनरेट भी हो जाएगा। तो वैसे देखिए पहले Fe3 पॉजिटिव आयोडाइड को क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो खुद रिड्यूस हो रहा है, इट इज ऑक्सीडाइजिंग आयोडाइड। Fe3 पॉजिटिव ऑक्सीडाइजेज द आयोडाइड, सही है। फिर परसल्फेट के साथ देखो Fe2 पॉजिटिव खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसको क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो Fe2 पॉजिटिव आयन रिड्यूसेस द परसल्फेट आयन, तो ओनली A एंड D आर करेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया। अच्छा आप ये भी बताना मुझे कमेंट्स में, जब आप देखते हो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, सर एग्जैक्ट जो लिखा है लाइन वही पूछ ली गई है, तो क्या फील करते हो आप। अच्छा ठीक है, ये तो सब पास्ट की बात है, सर इस साल क्या होगा हम तो उसकी चिंता कर रहे हैं, पर आपको कहीं ये कॉन्फिडेंस आता है कि अगर हम पिछले सारे सालों का एनालिसिस कर रहे हैं और देख रहे हैं कि डायरेक्टली चीज़ें पूछी जा रही हैं और चीज़ें रिपीट हो रही हैं। इनऑर्गेनिक की बड़ी मज़ेदार बात ये होती है कि इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्योंकि नए इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाएंगे, हर साल इतने सारे टेस्ट कंडक्ट करने हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें रिपीट होती हैं हल्के फुल्के उसमें से लैंग्वेज में चेंज करके, तो दैट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू स्कोर। इस चीज़ को समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following statements are correct about zinc, cadmium and mercury? 1 minute for this one, क्योंकि मल्टीपल स्टेटमेंट्स आपको सॉल्व करनी है। पहला पॉइंट बोल रहे हैं कि दे एग्जिबिट हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एज अ डी सबशेल इज फुल। अब ये तो कोई भी बच्चा, होशियार बच्चा जो उसने एनसीईआरटी के ग्राफ भी अगर देख रखे हैं, उसको पता सर एक पहाड़ जैसा बनता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के ग्राफ में। सर वो पहाड़ बीच में तो ऊंचा होता है, लास्ट में जाके सर वो नीचे आता है। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी तो सीरीज के एंड वाले एलिमेंट्स हैं, सर वहां तो पहाड़ चला गया, घाटी में चला गया, नदी के पास पहुंच गया, उसकी तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई नहीं हो सकती, इट हैज टू बी लो, तो हाई तो नहीं है। नाउ जिंक एंड कैडमियम डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट व्हाइल मर्क्यूरी शोज +1 एंड +2। हाँ मर्क्यूरी तो हमें पता है ना, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक, दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, पर जिंक क्योंकि S2D10 है, कैडमियम S2D10 है, तो वो 2 पॉजिटिव ही शो करते हैं, राइट। उससे ज्यादा, क्योंकि थर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालना चाहोगे तो दैट विल बी फ्रॉम अ वेरी स्टेबल D10 कन्फिग्रेशन, है ना, फुली फील्ड कन्फिग्रेशन डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जिंक और कैडमियम नो डाउट डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 ही शो करते हैं, पर मर्करी पढ़ा है हमने भैया कि 1 and 2 दोनों शो करता है। कंपाउंड्स ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मर्करी आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। देखो जिंक एंड कैडमियम का तो समझ आता है, मर्करी अब अगर +1 शो कर रहा है तो फिर वो पैरामैग्नेटिक कैसे हो पाएगा, ठीक है ना। तो ये वाले पॉइंट तो गलत हो गया। जिंक, कैडमियम एंड मर्करी आर कॉल्ड सॉफ्ट मेटल्स, यस दे आर सॉफ्ट मेटल्स। अब चलिए देखते हैं कि ये एनसीईआरटी में कहाँ लिखा है। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले पार्ट में, द ट्रांजिशन मेटल्स विद द एक्सेप्शन ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मर्करी आर वेरी मच हार्ड। तो मतलब ये एक्सेप्शन है, हार्ड नहीं है, ये सॉफ्ट है, ठीक है, एंड हैव लो वॉलेटिलिटी। ट्रांजिशन की बात हो रही है। और आगे अगर आप ये डेल्टा एच एटमाइजेशन का ग्राफ देखें, ठीक है, तो ये पहला वाला जो है दिस इज सीरीज 1 3D सीरीज, ये सीरीज 2 है और ये सीरीज 3 का है। तो बन रही ना पहाड़ी, और जिंक, कैडमियम, मर्करी आपके यहाँ पे लास्ट में आएंगे। ओके, तो ये इस चीज को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ये एटमाइजेशन एंथैल्पी में भी कहाँ पे डिप आ रहा है। जैसे ये ऊपर जा रहा था ग्राफ, एकदम से डिप आ गया, तो ये एक्सेप्शन है,
एक्सेप्शन भी आपको याद करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट वन, नाउ दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ठीक है, कलर के बारे में। द ऑरेंज कलर ऑफ K2Cr27 एंड पर्पल कलर ऑफ KMnO4 इज ड्यू टू। ये हमें डायरेक्टली एनसीईआरटी में मुझे नहीं मिला, मे बी आपको मिल जाए, ठीक है, मैंने ढूंढा थोड़ा बहुत पर नहीं मिला मुझे। देखो, तो K2Cr27 और KMnO4 के कलर की बात नहीं करेंगे, हम कलर को थोड़ा सा ब्रॉड समझेंगे, क्योंकि कई बच्चों ने पूछा था कि सर कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के बारे में थोड़ा डाउट आ रहा है, क्या एक्सप्लेनेशन होती हैं। लेट्स गो अ लिटिल बिट इन डिटेल, ठीक है। देखिए, अगर हम CFT की बात करें, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तो कहता है कि देखो जब d ऑर्बिटल स्प्लिट कर गए, 5 d ऑर्बिटल थे, स्प्लिट कर गए, राइट। अब वो चाहे टेट्राहेड्रल में स्प्लिट किए या ऑक्टाहेड्रल में या स्क्वायर प्लेनर में स्प्लिट जब वो करेंगे तो एक लोअर d ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, एक अपर आ जाएंगे। तो अगर भरा हुआ नहीं है d पूरी तरह, ऊपर जगह है, एक आध ऑर्बिटल में जगह है, तो नीचे का इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप कर सकता है, राइट। तो d से d में ट्रांजिशन हो सकती है। तो CFT के अकॉर्डिंग कलर का जो रीजन है दैट इज dd ट्रांजिशन। बट सर अगर d में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, लाइक K2Cr2O7 की बात करें तो वहां पे क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। क्रोमियम +6 का मतलब क्या है, D0। KMnO4 में मैंगनीज +7 में है, मैंगनीज +7 भी क्या है, D0। जब d में सर है ही कोई नहीं इलेक्ट्रॉन, तो वो dd ट्रांजिशन कैसे करेगा, राइट। तो इसमें पहली बात तो पता होगी कि dd ट्रांजिशन तो आंसर नहीं आ सकता, दोनों में ही नहीं आ सकता, ठीक है। बट चलो, आई नो कि इट टेक्स मोर देन दिस मच इन्फॉर्मेशन कि सर चार्ज ट्रांसफर, हम स्टिल नॉट श्योर के चार्ज ट्रांसफर होता क्या है, चार्ज ट्रांसफर। चलिए इसके बात करते हैं। ये आपको बस एज अ नोट्स है ना, ये अच्छे मुझे मिल गए कंपाउंड कैम्प से, तो आपके लिए ऐड कर दिए हैं, काम आए तो देख लेना। चलिए अब कलर की बात करते हैं। देखो, द वैरायटी ऑफ कलर अमंग ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैज लॉन्ग फैसिनेटेड द केमिस्ट ऑल्सो। मतलब आप अकेले नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हर एक वो कलर मिल जाता है आपको किसी न किसी कॉम्प्लेक्स में जो आपने देखा हुआ है। इतना वाइब्रेंट है कॉम्प्लेक्सेस की केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल एक्वा सॉल्यूशन ऑफ FeH2 3 पॉजिटिव आर रेड, नोट कर लेना इसको, चाहे CuH2 2 पॉजिटिव आर पिंक, NiH2 2 पॉजिटिव आर ग्रीन, कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस आर ब्लू, जिंक 2 पॉजिटिव आर कलरलेस, क्योंकि D10 कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पर तो आप बोलते हो सर जिंक वाला देखो कलरलेस था, D10 था, तो dd ट्रांजिशन नहीं हो पाई। तो ऑल्दो द ऑक्टाहेड्रल आर पिंक, दोज ऑफ टेट्राहेड्रल आर ब्लू, ठीक है। द ग्रीन कलर ऑफ NiH2 2 पॉजिटिव टर्न्स ब्लू व्हेन अमोनिया इज एडेड, और सारे वाटर लिगेंड जो है वो अमोनिया के साथ रिप्लेस हो जाते हैं, तो कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये तो जस्ट जनरल सी कहानी है, और ये थोड़ा बहुत CFT के बेसिस पे हम एक्सप्लेन इसको कर सकते हैं। अब देखो, वैनेडियम 3 पॉजिटिव का कॉम्प्लेक्स है और ये वैनेडियम 2 पॉजिटिव का है, लिगेंड वही है वाटर, और नंबर ऑफ लिगेंड भी वही है 6, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ही है दोनों में। तो बताइए कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किस में ज्यादा आएगी, वैनेडियम 2 पॉजिटिव में ज्यादा आएगी या 3 पॉजिटिव में ज्यादा आएगी। सर इससे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ बढ़ती है, यस। तो 3 पॉजिटिव में ज्यादा स्प्लिटिंग आएगी, तो बड़ा गैप होगा, तो नीचे से इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने के लिए ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, हाँ यस। तो विबग्योर में अगर विजिबल रीजन में एब्जॉर्प्शन हो रही है, तो विबग्योर में थोड़ा वायलेट की तरफ जाएंगे तो एनर्जी बढ़ती है ना, तो यहाँ पर हायर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो वायलेट लाइट इज एब्जॉर्ब्ड। तो वायलेट का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है ना, क्योंकि देखो जो लाइट एब्जॉर्ब होती है, जो वेवलेंथ, वो कलर नहीं आपको दिखता, आपको दिखता उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर। वायलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है येलो, तो हमें येलो दिखेगा, जबकि वहां पे वैनेडियम 2 पॉजिटिव में स्प्लिटिंग हुई थी कम। ओके, इसके केस में स्प्लिटिंग कर लेते हैं ज्यादा, ये दिस मच डेल्टा O, और यहां पे स्प्लिटिंग थोड़ी कम हो जाएगी, दिस मच डेल्टा O। तो यहां पे एक्चुअली येलो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर वायलेट विजिबल है। ये देखिए कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, ये वाले भाई साहब येलो वाले हैं, वो वाले भाई साहब वायलेट वाले हैं, देखा ऐसे। तो दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन कि dd ट्रांजिशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर्स, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सेस दैट कंटेन मेटल आयंस ऑफ D10 आर यूजुअली कलरलेस, जैसे कॉपर 1 पॉजिटिव का कॉम्प्लेक्स आप देख लो, जिंक 2 पॉजिटिव का कॉम्प्लेक्स देख लो, ठीक है, दे आर कलरलेस, ठीक है। बट हाउएवर अ फ्यू ऑफ सच कॉम्प्लेक्सेस आर स्ट्रांगली कलर्ड, फॉर एग्जांपल MnO4 नेगेटिव और Cr272 नेगेटिव, है ना ये वाला केस। दिस इज नॉट इन NCERT, ठीक है, ये कहीं और डिफरेंट सोर्स है ये। तो origin of the color in these complexes is not the dd transition, rather due to the charge transfer। तो चार्ज ट्रांसफर की बात बच्चों क्या होती है, देखिए
चार्ज ट्रांसफर के दो तरीके हैं, मेटल और लिगेंड, है ना, ठीक है। तो एक होता है मेटल से लिगेंड की तरफ को चार्ज ट्रांसफर, MLCT, और एक होता है लिगेंड से मेटल की तरफ को चार्ज ट्रांसफर, LMCT। देखो मेटल लिगेंड को तब डोनेट करेगा अगर मेटल बोलेगा यार मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े भाई ले लो। तो कौन सा मेटल ऐसा होता है जो अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या चार्ज लिगेंड की तरफ देना चाहे, जिसके पास है एक्स्ट्रा, मतलब वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है, या तो प्रोबेबली वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है या फिर वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऐसा ही मेटल होना चाहिए तभी वो लिगेंड को दे पाएगा। तो ये तब होता है व्हेन मेटल इज इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और इवन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, पर यहाँ लिगेंड से मेटल की तरफ जा रही है। ये तब होगा ना, मेटल बोलेगा भाई देख कुछ नहीं है मेरे पास, दे दे इलेक्ट्रॉन, थोड़े एक्स्ट्रा चार्ज दे दे। तो दिस इज द मेटल दैट इज इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। जब मेटल अपना हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर काफी होगा, तो क्या वो वापस दे पाएगा लिगेंड को? नहीं, बोलेगा लिगेंड को भाई तू दे मेरे, मुझे आई नीड। तो चार्ज ट्रांसफर दो तरह के होते हैं, MLCT और LMCT, ठीक है। तो ये यहाँ पर कहानी थोड़ी सी लिखी है, इसको आप पढ़ेंगे अगर, तो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर लाइक इन MnO4 नेगेटिव, Cr2 और CrO4 नेगेटिव, इसमें भी क्योंकि यहाँ पर जो मेटल्स हैं आपके क्रोमियम मैंगनीज, दे आर इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, दे विल टेक फ्रॉम द लिगेंड, इसलिए वो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब इसकी जगह कुछ और ऐसे भी केस आते हैं जहां मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, MLCT, लाइक FeBpY3 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये केसेस में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि अब ये किस तरह के लिगेंड्स हैं जो एक्सेप्टर लिगेंड की तरह काम करेंगे, तो थोड़ा सा वो डिटेल चला जाएगा। तो हमने कहा था कि हल्की फुल्की सी बात करेंगे, फाइन। एंड दिस इज द कलर व्हील। कलर व्हील बताता है कि कौन सा कलर एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या दिखेगा। अगर ग्रीन एब्जॉर्ब हो रहा है तो रेडिश कलर आएगा, ऑरेंज एब्जॉर्ब हो रहा है तो ये वाला ग्रीन का शेड, फिर ब्लू के साथ, अच्छा नहीं ब्लू के साथ ऑरेंज है, यस, ग्रीन का ये वाला पूरा है और थोड़ा रेडिश वाली इस रेंज में है, ठीक है। पर्पल का फिर येलो है, फाइन। तो दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील। तो कलर व्हील अगर आप थोड़ा बहुत याद रखें, कोई बड़ा काम नहीं आएगा वैसे आपको, पर करना है तो आप रेफर कर सकते हो उसको, ठीक है। तो कलर के बारे में थोड़ा सा आइडिया लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दर्शन ओके करिए, आपके लिए है। इन एक्वस सॉल्यूशंस क्रोमियम 2 पॉजिटिव इज रिड्यूसिंग। अच्छा, थोड़ी देर पहले बात तो की थी हमने कि क्रोमियम 2 पॉजिटिव रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज होके वो क्रोमियम 3 पॉजिटिव में जाना चाहता है, ओके। बट Mn3 पॉजिटिव इज ऑक्सीडाइजिंग। दोनों के पास तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी D4 है, ये भी D4 है, ये रिड्यूसिंग है, ये ऑक्सीडाइजिंग है। अच्छा, रीजन भी दिया हुआ है और आपको पता है एनसीईआरटी ने एग्जैक्ट ये क्वेश्चन पूछा है, ऑल्ड एग्जांपल में दिया हुआ है, why is chromium 2 positive reducing and Mn3 positive oxidizing when both have D4 configuration? क्या रीजन दिया है कि क्रोमियम 2 पॉजिटिव रिड्यूसिंग इसलिए है क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन D4 से D3 हो रही है, वो हाफ फील्ड T2G है, T2G का हाफ फील्ड बन रहा है वो, इसलिए उसको स्टेबिलिटी मिल रही है। जबकि ऑन द अदर हैंड चेंज फ्रॉम Mn2 पॉजिटिव टू 3 पॉजिटिव रिजल्ट्स इन हाफ फील्ड D5 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो चेंज फ्रॉम Mn2 टू 3, नहीं फ्रॉम 3 टू 2 होना था यहाँ पे, क्योंकि Mn3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव में जाएगा तब वो D5 में आएगा। तो ये हल्का सा यहाँ पे करेक्शन है, ठीक है। ये आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक हुई है इनकी बेचारों की, टाइपिंग मिस्टेक। तो चेंज फ्रॉम Mn3 पॉजिटिव टू 2 पॉजिटिव आएगा तब जाके, क्योंकि Mn2 पॉजिटिव में हमारे पास D5 आता है। तो दोनों ही केस में इट इज द स्टेबिलिटी ऑफ द हाफ फील्ड। तो रीजन क्या दिया, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ऑब्जर्व्ड देन इनकम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके अकॉर्डिंग बोथ रीजन एंड असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अब देखो, तो डायरेक्ट सॉल्व एग्जांपल पूछ लिया क्वेश्चन की फॉर्म में, ये क्वेश्चन आपको असर्शन दे दिया, उसका सॉल्यूशन जो है वो रीजन दे दिया, ठीक है। ऐसा भी होता है। चलिए नेक्स्ट देखें, when MnO2 and H2SO4 is added to a salt A, the greenish yellow gas liberated as salt is, ठीक है। अच्छा, ध्यान से पढ़ना, थोड़ा स्टेटमेंट ना थोड़ा कंफ्यूज कर रही है। When MnO2 and H2SO4 is added to a salt A, ऐड कर दिया उसमें, फाइन, the greenish yellow gas liberated, ठीक है, as salt A is, ग्रीनिश येलो गैस नहीं पूछी आपको, वो बोल रहा है ग्रीनिश येलो गैस
इज लिबरेटेड। थोड़ा स्टेटमेंट ना थोड़ा अच्छा होना चाहिए था, पर ये जल्दबाजी में लग रहा है गड़बड़ी की गई है, थोड़े ढंग से लिख लेते इसको, किसी इंग्लिश वाले से लिखवा लेते। तो द ग्रीनिश येलो गैस लिबरेटेड एज अब अलग हो गया, एज सॉल्ट ए इज, तो दे हैव आस्क्ड अबाउट द सॉल्ट, नॉट ऐसे में सोचना ग्रीनिश येलो गैस लिबरेटेड एज सॉल्ट, मतलब गैस सॉल्ट बन के बाहर निकल रही है ना, ये थोड़ा ऐसा अपीयर हो रहा है, समझे। तो बताइए कहां से पूछा गया क्वेश्चन, सबसे पहली बात तो ये सोर्स क्या है, एनसीईआरटी तो नहीं है, टेक्स्ट बुक तो नहीं है, टेक्स्ट बुक नहीं है तो क्या होगा सर, फिर लैब मैनुअल होगा ना सर, ठीक है लैब मैनुअल होगा, यस सर। एनायन क्लोराइड का कंफर्मेटरी टेस्ट पढ़िए, टेक 0.1 ग्राम ऑफ द सॉल्ट इन अ टेस्ट ट्यूब, ऐड अ पिंच ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड 3-4 ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, हीट द रिएक्शन मिक्सचर, ग्रीनिश येलो क्लोरीन गैस इज इवॉल्व्ड व्हिच इज डिटेक्टेड बाय इट्स पंजेंट कलर एंड ब्लीचिंग एक्शन। अब रिएक्शन देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, NaCl plus H2SO4 gives you NHSO4 plus HCl और HCl plus ammonia gives you NH4Cl, ठीक है, व्हाइट फ्यूम्स। तो सॉल्ट में क्लोराइड आयन होना जरूरी था, ठीक है, ये बात तो तय है। इन चारों में से एक ही है जिसके पास क्लोराइड आयन है, क्योंकि ये टेस्ट क्लोराइड आयन का कंफर्मेटरी टेस्ट है। तो अगर आपने कंफर्मेटरी टेस्ट याद किए हैं तब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, नहीं किए तो अभी कर लो, कौन मना कर रहा है, अभी कर लो, ठीक है, फाइन। इसको पढ़ लो, मैंने पूरा दे दिया यहाँ पे, दो टेस्ट हैं आपके। सेकंड पार्ट इज द सॉल्ट गिव्स एफर्वेसेंस ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड MnO2 एंड लाइट ग्रीनिश येलो पंजेंट गैस इज इवॉल्व्ड, दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयंस, ठीक है। तो क्लोरीन गैस के निकलना इज ग्रीनिश येलो गैस, ठीक है, पढ़ सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट वन, व्हाइल प्रिपेयरिंग क्रिस्टल्स ऑफ मोहर सॉल्ट, करिए भाई करिए 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 प्रिपेयर मोहर सॉल्ट के क्रिस्टल्स। H2SO4, dilute H2SO4 is added to a mixture of ferrous sulfate and ammonium sulfate before dissolving this mixture in water. Dilute H2SO4 is added here too. क्यों ऐड करते हैं? तो सर ऐसा भी होता है, ये भी पूछा गया है। सर मोहर सॉल्ट लैब में तो बनाया किसी ने स्कूल में, क्योंकि ये काम तो लैब में ही होना चाहिए, लैब का काम है ये। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में तो नहीं है, पर ये लैब मैनुअल में है। देयर इज अ चैप्टर यूनिट 9, लैब मैनुअल का यूनिट 9 है, प्रेपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो प्रेपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड का पहला ही एक्सपेरिमेंट है ये 9.1, एम टू प्रिपेयर डबल सॉल्ट्स। तो ये मोहर सॉल्ट और पोटाशियम दोनों की प्रेपरेशन का है, ठीक है। यहां पे अगर आप देखें ध्यान से, Fe2 पॉजिटिव एंड एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, क्योंकि दोनों की बात कर रहे हैं ना, पोटाशियम की बात भी कर रहे हैं, वहां पे एल्यूमिनियम आयंस हैं, और मोहर सॉल्ट की बात कर रहे हैं, वहां पे फेरस आयंस हैं। तो Fe2 पॉजिटिव एंड एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयंस अंडरगो हाइड्रोलिसिस। Therefore, while preparing a aqueous solution of ferrous sulfate and aluminum sulfate in water, थोड़ा सा dilute H2SO4 ऐड करते हैं to prevent the hydrolysis of these salts। क्योंकि इस क्वेश्चन में बात मोहर सॉल्ट की हो रही है, तो हम Fe2 पॉजिटिव आयन का हाइड्रोलिसिस प्रिवेंट करना चाह रहे हैं, टू प्रिवेंट द हाइड्रोलिसिस ऑफ फेरस सल्फेट, ठीक है। तो देखो एक यूनिट सिंपल सा लैब मैनुअल का, और उसमें दो ही एक्सपेरिमेंट है, ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा चैप्टर है वो। यूनिट नंबर 9 में दो ही एक्सपेरिमेंट है, एक पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अभी आगे देखो आगे क्या होगा, अभी आगे भी होना है कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फ्यूजन ऑफ क्रोमाइट ओर विद सोडियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स A and B along with the evolution of carbon dioxide. Okay, the sum of spin only magnetic moment values of A and B is, नियरेस्ट इंटीजर में आपको आंसर देना है। अब डाइक्रोमेट की प्रेपरेशन पढ़ी है आपने, पोटाशियम डाइक्रोमेट की पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो अभी पढ़ लो, ठीक है। ये आ गया आपके पास, देखिए क्रोमाइट ओर प्लस Na2CO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एयर गिव्स यू Na2CrO4 प्लस Fe2O3 प्लस CO2। तो A और B आपके ये हो जाएंगे, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा। तो अब अगर इनमें मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करें तो Na2CrO4 को कैटायन और एनायन को अलग कर लो, Na पॉजिटिव में तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो फिर CrO4 2 नेगेटिव को देख लो। तो CrO4 2 नेगेटिव की अगर हम बात करें तो CrO4 2 नेगेटिव में क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और क्रोमियम +6 का मतलब है D0, Sp0 Db0, नो अनपेयर्ड। ओके, तो इसका तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 है। यहाँ पे आयरन किस में है, Fe3 पॉजिटिव में, और Fe3 पॉजिटिव आपको पता है 4s0 3d5 होता है, और 3d5 में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। फाइन,
तो रूट 5 इंटू 5 प्लस 2 रूट 35, रूट 35 इज अप्रॉक्सीमेटली 6, नियरेस्ट इंटीजर अगर हम देखें 6 आंसर आ गया। अब बताओ ये जो पैराग्राफ है पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेपरेशन, इस पे भांति भांति के क्वेश्चन आए हुए हैं, कभी असर्शन रीजन की फॉर्म में, कभी स्टेटमेंट टाइप में, कभी इंटीजर टाइप, कभी एमसीक्यू टाइप, कभी मैच द फॉलोइंग। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि डी एंड एफ ब्लॉक में दो मेन कंपाउंड है, K2CR2O7 इसकी प्रेपरेशन और इसके थोड़े बहुत रिएक्शंस, और KMnO4 उसकी प्रेपरेशन, उसके रिएक्शंस, वो एसिडिक मीडियम में क्या करता है, वो बेसिक मीडियम में क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो इनके ऊपर तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, ये तो छोड़ना ही नहीं, और कुछ पढ़ो ना पढ़ो पर ये तो बिल्कुल पढ़ने हैं। नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ कलरलेस लैंथेनाइड आयंस अमंग द फॉलोइंग इज। आई नो कि नहीं आपको सबको याद होते ये, पर ये भी डायरेक्टली एक प्यारा क्वेश्चन है कलर ऑफ लैंथेनाइड आयंस का, और इसको देखें अगर हम तो ये भी एनसीईआरटी में ही डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। नीदर लैंथेनम 3 पॉजिटिव और ल्यूटेशियम 3 पॉजिटिव आयन शो एनी कलर बट द रेस्ट डू सो। ओके, तो कौन कौन हो गया, लैंथेनम 3 पॉजिटिव एंड ल्यूटेशियम 3 पॉजिटिव, ये दो तो आ गए, तो यहाँ पे आंसर तो आपका 2 आ गया। फाइन। एंड द पैरामैग्नेटिज्म राइजेस टू मैक्सिमम इन न्यूडीमियम। पता ही आपको, बड़े अच्छी क्वालिटी के स्पीकर्स वगैरह में जो मैग्नेट्स होते हैं, अच्छी क्वालिटी के मैग्नेट्स, वो न्यूडीमियम मैग्नेट्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मैं दे रहा हूँ, दैट इज फ्रॉम अ डिफरेंट सोर्स, डिफरेंट बुक। एनसीईआरटी ने क्या किया है, इन्होंने सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखी है कि लैंथेनम 3 पॉजिटिव और ल्यूटेशियम 3 पॉजिटिव आयन कोई कलर शो नहीं करते बट रेस्ट डू सो। बट कहीं इन्होंने ही एक बार एक क्वेश्चन पूछा है जहां पर आई थिंक कलर्ड कंपाउंड्स के बारे में बात की है, कलर्ड आयंस लैंथेनाइड के, एंड दैट इंफॉर्मेशन वाज मिसिंग इन एनसीईआरटी। सिर्फ 2 आयंस का जिक्र किया है, बाकियों का नहीं दिया हुआ, तो इसलिए ये ढूंढ के लिए आपके मैंने निकाली है कि लैंथेनम 3 पॉजिटिव भी कलरलेस है, सीरियम 3 पॉजिटिव कलरलेस है, ठीक है, गैडोलिनियम 3 पॉजिटिव कलरलेस है, इटर्बियम 3 पॉजिटिव, ल्यूटेशियम 3 पॉजिटिव। इसको आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है, पड़ेगी आपको मे बी इसकी जरूरत, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है, बट दिस इज नॉट फ्रॉम एनसीईआरटी। नेक्स्ट वन, चलिए लैंथेनाइड पे एक और क्वेश्चन। एक्टिनाइड्स पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते क्योंकि एक्टिनाइड्स की कुछ खास प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं है। एक्टिनाइड और लैंथेनाइड का जो कंपैरिजन है उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एक्टिनाइड्स में कौन शो कर रहा है उसके ऊपर आ जाता है। फिर एक्टिनाइड्स का और क्या था, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एग्जैक्टली हाफ फील्ड कौन है, एग्जैक्टली फुल्ली फील्ड कौन है, उसके ऊपर आ जाता है। क्योंकि ना तो लैंथेनाइड की भी रिएक्शन तो हम नहीं पढ़ते, ठीक है, इसके रेडियस की वेरिएशन के ऊपर आ जाता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। तो 4-5 पेज है मुश्किल से लैंथेनाइड एक्टिनाइड के, उनको इग्नोर मत करना, उनको पढ़ लेना। देखिए स्टेटमेंट 1, इन द लैंथेनाइड द फॉर्मेशन ऑफ सीरियम 4 पॉजिटिव इज फेवर्ड बाय इट्स नोबल गैस कन्फिगरेशन। ओके, स्टेटमेंट 2 में बोल रहे हैं कि सीरियम 4 पॉजिटिव इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिवर्टिंग टू द कॉमन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए अब ये साफ साफ लिखा गया है एनसीईआरटी में, देखो, द फॉर्मेशन ऑफ सीरियम 4 पॉजिटिव इज फेवर्ड बाय इट्स नोबल गैस कन्फिगरेशन। हो गया स्टेटमेंट 1, हो गया 1। तो सर अगर नोबल गैस कन्फिगरेशन आ रही है तो इसको तो 4 पॉजिटिव में रहना चाहिए, बट नहीं, दे ऑल गो बैक टू देयर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि लैंथेनाइड की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, ठीक है, इसलिए ये भाई साहब 3 में जाना चाहते हैं। तो सीरियम 4 से 3 में जाने की वैल्यू कितनी है, +1.74। मतलब ये बहुत स्ट्रांगली वापस 3 में जाना चाहता है, नोबल गैस कन्फिगरेशन छोड़ के ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहता है। और इतनी हाई वैल्यू है एसआरपी की इसकी 1.74, दैट मीन्स की ऑक्सीडाइजिंग पावर काफी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है कि ये बोल रहे हैं कि वैल्यू देख के ऐसा लगता है कि ये तो पानी को भी ऑक्सीडाइज कर दे, पर वो रिएक्शन एक्चुअली बहुत स्लो होता है, ठीक है, इसलिए हम उसको उतना कंसिडर नहीं करते, ठीक है। तो सीरियम 4 पॉजिटिव इज अ गुड एनालिटिकल रिएजेंट। फिर ये देखो, ये सारे भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बट ओनली इन ऑक्साइड्स, ठीक है। ये जो छोटी छोटी लाइन है ना, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये सारे अपने आप में पोटेंशियल क्वेश्चन नहीं है, देखिए। irregularity arises mainly from the extra stability of empty half filled end or filled F subshell। उसकी जो +2 और +4 आयंस हैं, कभी है ना डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिल रही हैं कुछ के लिए 3 के अलावा, क्योंकि +3 तो सारे सारे शो करते हैं, पर कुछ +2 भी शो कर रहे हैं, कुछ +4 भी शो कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं उसकी कहानी लिखी है। तो वो भी अपने आप में एक पोटेंशियल असर्शन रीजन क्वेश्चन बन रहा है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन वो बन रहा है। डन। तो यहाँ पे both statement 1 and statement 2 are true। बस ओके, so that's it। आई होप कि आज के सेशन में हमने काफ़ी चीज़ें रिवाइज कर ली।
तो अगर आप इसी तरीके से अगले 2 सेशंस को भी देखेंगे ध्यान से समय लगा के, तो आपके क्वेश्चन भी रिवाइज हो जाएंगे, थ्योरी भी आपकी कुछ कवर होगी, कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेंगी। एंड बाकी कुछ सजेशन दे रहे हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग।